गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैंने कल आपको एक वीडियो भेजा था, मन माना नहीं तो सोचा एक बार मैं अपने स्तर से भी एक्सप्लेन कर दूं तो आप तक पहुंच जाए। बच्चों, साना साना हाथ जोड़े ये आपके इसमें आएगा अभी, और लास्ट चैप्टर आपका बचा है जो हमें डिस्कस करना है ना। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बाकी तो मैंने वीडियो भेज ही दिया है, उसमें आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। साना साना हाथ जोड़ मधु काकरिया जी जो है वो इसके लेखिका हैं। घूमने की बहुत शौकीन महिला थी और उन्होंने जो अपनी यात्रा की है गैंगटॉक की, तो उसके विषय में उन्होंने यहाँ पर जो है इसका गैंगटॉक का चित्रण किया है कि वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का एरिया कैसा है, वहाँ पर कैसे पहुँचा जाता है, मौसम क्या है, क्या वातावरण है वहाँ का। इस सब के विषय में उन्होंने हमें बताने का प्रयास किया है। इसमें बच्चों क्या है, उन्होंने जो शुरुआत की है वो है कि वो गैंगटॉक के लिए गाड़ी से जा रही है। तो यहाँ पे जो यात्रा वृत्तांत है, हिमालय की एक प्राकृतिक छटा का उन्होंने वहाँ पर वर्णन किया है कि कैसे क्या उन्होंने वहाँ देखा, कौन से दृश्यों को उनके हृदय ने छुआ, हृदय को उन्होंने जो दृश्यों ने छुआ है उसके विषय में उन्होंने जो है चित्रण किया है यहाँ पर। तो सबसे पहले वो गैंगटॉक शहर के बारे में एक्सप्लेन कर रही हैं कि गैंगटॉक शहर कैसा है और उसके विषय में उनके क्या अनुभव रहे। तो उन्होंने बताया कि गैंगटॉक शहर को देख करके लगता है कि मानो आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई हो। इतना खूबसूरत है गैंगटॉक शहर कि ऊपर के जो सितारे हैं सब कुछ नीचे आ गया, वो झिलमिला रहा है सारा। रात में शायद उन्होंने वो देखा होगा। और अब आप भी देखें, जब कहीं आप किसी पहाड़ी यात्रा पर, किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, हिल स्टेशन पर जाते हैं, तो जब अब रात हो जाती है, जिस सड़क से आप गुजरते हैं और जब आपका साइड सीन आप देखते हैं, तो वहाँ ना हर घर में, क्योंकि दीपक तो छोड़िए, मैं गलत बोल गई, ट्यूबलाइट, बिजली अब सब में हो गई है, तो चारों तरफ आपको रोशनी के बल्ब वगैरह नजर आते हैं, झालरें सी नजर आती हैं। तो वो एक तरीके से जो है हमें आसमान का लुक देते हैं। तो लेखिका बताने का प्रयास कर रही है कि ऐसा लग रहा है कि मानो जो आसमान है वो नीचे उतर आया है ना। तो और एक सबसे बड़ी बात, चैप्टर का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। अब कई बार क्या होता है बच्चों, इसका अर्थ भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि साना साना हाथ जोड़ी का मतलब क्या है। ये पहाड़ी भाषा है, तो साना साना में छोटे छोटे हाथों को जोड़ करके मैं प्रार्थना करती हूँ। साना साना छोटे छोटे हाथ, तो छोटे छोटे हाथों को जोड़ करके मैं प्रार्थना कर रही हूँ। तो ये इसका मीन्स है। तो गैंगटॉक शहर की हम सबसे पहले बात करें, वो जो है उसमें उन्होंने बताया कि युमथांग के लिए वो सुबह सबसे पहले जैसे गैंगटॉक पहुंचे, गैंगटॉक शहर की उन्होंने पहले बताया कि बहुत खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है मानो आसमान नीचे उतर आया है। वहाँ पर जो चांद सब कुछ है, वहाँ की जो सुबह है, जो शाम है, सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। और फिर उसके बाद जब वो रात वहाँ रुकती हैं, सुबह होती है, उनके युमथांग के लिए उनको घूमने जाना है, तो आँख खुलते ही वो बालकनी की ओर भागती है, क्योंकि वो कोई भी दृश्य अपना मिस नहीं करना चाहती, उसको देखना चाहती है। क्योंकि लोगों ने उन्हें बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से हिमालय नजर आता है, तो हिमालय देखने की कोशिश कर रही है। सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। आपके एसएसटी में भी है कि भाई सबसे ऊंची चोटी कौन सी नजर आती है, तो सबसे ऊंची चोटी जो वहां पर है वो है कंचनजंगा, तो वो भी वहां से दिखती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ना वो दिखा ना उसको दिखना था, क्योंकि मौसम शायद साफ नहीं था। उसके बाद वो गैंगटॉक, युमथांग से जो गैंगटॉक था 149 किलोमीटर दूर था। 149 था, तो वो ड्राइवर उन्होंने जो है एक ड्राइवर कम गाइड उन्होंने लिया, जितेन नार्गे। नाम मैं इसलिए बता रही हूँ बच्चों को कि ये भी एक क्वेश्चन आता है कि एक गाइड के क्या गुण होने चाहिए, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी थोड़ा सा। तो जितेन नार्गे के लिए, जितेन नार्गे उस रास्ते भर उनको जो है यहाँ के विषय में, यहाँ की खूबियों के विषय में, यहाँ की कमियों के विषय में उनको बताता जा रहा है, उनको उसकी जानकारी दे रहा है। और युमथांग विशेषली जाने का उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि वो उनको बर्फ देखने का बड़ा चाव था। तो वो कह रही हैं कि मुझे वहाँ बर्फ मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो भी वो देखना चाहती हैं। उसके बाद वो युमथांग के रास्ते का वर्णन वो करते हैं कि युमथांग का रास्ता कैसा है। इसके विषय में उन्होंने बताया कि एक लंबी सी कतार है, सफेद रंग के 108 मंत्रों से लिखी पताकाएं उन्हें रास्ते में लगी हुई नजर आ रही। पताकाएं मीन झंडियां जो उनको वहां पर लगी हुई नजर आ रही हैं, तो उनके विषय में कहती वो देखती हैं
वहाँ पर बुद्ध को बहुत माना जाता है। और ऐसा कहते हैं कि जब भी वहाँ पर कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए वहाँ पर 108 पताकाएं लगाई जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ जो प्लेन में हम लोग जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पर कोई एक्सपायर हो जाता है तो हम लोग आरएसटी के लिए आरएसटी करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ कराते हैं, भोज का आयोजन करते हैं। तो शायद वहाँ पर भी कुछ ऐसा होता हो जो लेखिका की नॉलेज में नहीं है, लेकिन वो झंडियाँ उसने देखी तो उसने पूछा अपने गाइड से जो उसी क्षेत्र का था कि भाई ये झंडियाँ इतनी हर जगह क्यों नजर आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भी यहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर झंडियाँ लगाई जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद और फिर ये क्या है कि लग गई हैं, धीमे धीमे वो अपने आप नष्ट होती रहती है। जैसे भाई मौसम चेंज हुआ, बारिश हुई, तूफान हुई, गल गई, फिर और कोई और एक्सपायर होता है, तो प्रकृति का नियम है, तो और लगा दी जाती हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर झंडियाँ लगी रहती हैं। फिर जितेंद्र नारगेल ने बताया कि जीप में लगी एक दलाई लामा की तस्वीर जो उनकी गाड़ी में लगी हुई थी, उसके विषय में बताया कि ये दुकानों पर भी टंगी है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर दलाई लामा को भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। फिर उन्हें रास्ते में एक जगह दिखाई, कवि लॉन्ग स्टॉक पड़ा, वहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई। एक पुरानी फिल्म है बच्चों, गाइड, जिसकी शूटिंग वहाँ पर हुई है युमथांग में, वो भी लेखक ने उनको बताया। अब रास्ते में उनको एक कुटिया नजर आई, वहां पर एक चक्र लगा हुआ था घूमने वाला। तो लेखिका को उन्होंने बताया कि लोग बाग यहाँ आते हैं और इस चक्र को घुमाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर इस चक्र वो घुमाएंगे तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेखिका को लगा पूरे हिंदुस्तान की आत्मा एक ही नजर उनको आई। क्यों आई? अब बच्चों हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग हरिद्वार जाते हैं ना, और हम कहते हैं जो भी हरिद्वार कहिए या ये गंगा स्नान के लिए जहाँ भी गंगा हमारी आ रही है, गंगा माँ, कि गंगा के अगर आप नहा लेंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा माना जाता है। तो लेखिका को लगा कि इस पूरे संसार, पूरा हमारा जो भारत है, हो सकता है उसका पहनावा अलग हो, उसकी बोलचाल अलग हो, रहन सहन अलग हो, लेकिन आत्मा वो तो एक है। कैसे एक है? कि कहीं ना कहीं हम अपने पाप धुलने के लिए, हमें लगता है हमने जो पाप किए हैं वो धुल जाए, उसके लिए हम कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ लोग गंगा स्नान करते हैं कि भी गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। युमथांग में क्या है कि वो वहां पर उस चक्र को घुमाते हैं, कि उस चक्र को, ऐसी मान्यता है कि उस चक्र को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो हुई ना आत्मा एक, दोनों की आत्मा एक है, सबकी आत्मा एक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम लोग, जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पापों को धुलवाने का, जो गलतियां जाने अनजाने हमसे हो गई हैं, उनको धुलवाने का कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं। तो उनको लगा कि सारी जो हिंदुस्तान है उसकी आत्मा कहीं ना कहीं एक ही है। ये हुआ। अब यहाँ पर एक बड़ी जो बात देखने को मिली, जब युमथांग को जा रही थी, उन्होंने देखा कुछ महिलाएं अपने जो नेपाली जो युवतियां हैं वहां पर काम करती हुई उनको नजर आई। उनका वहां पे छोटी छोटी युवतियां जो है वो दिखाई दे रही थी, और रास्ते रास्ते में रंग बिरंगे कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। वो कहते ऐसा लग रहा था मानो रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि भाई अब हम जाएंगे तो अलग अलग कलरफुल, अलग अलग हमारी वेशभूषा होती है, वो हमारे लिए थोड़ी सी खूबसूरत लगती है। हम कहीं किसी बाहर जाते हैं, आपने देखा होगा, हम आसाम जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग सर पे वो रख के फोटो खिंचवाते हैं, पीछे डलिया लेके वो चाय पत्ती के बागानों में। तो उनको लगा कि रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं इन बच्चियों के रूप में, इन युवतियों के रूप में। ये भी हुआ। उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो पर्वत शिखरों की उन्होंने वहां से मालाएं देखी। पर्वत शिखर भी चारों तरफ से लगे हुए, मन खूब जो है उनका जो है वहां पर खुश हो गया। और 7 सिस्टर वाटरफॉल देखा। 7 सिस्टर नाम से एक वाटरफॉल था जहां से जो है पानी के झरने गिर रहे थे। लोग बाग उनको अपने कैमरों में कैद करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे। लेखिका वहां जीप से उतरती है, एक पत्थर पर बैठ जाती है, और वो खुद को कहती कि मैं खुद को किसी राजकुमारी की तरह महसूस कर रही थी, और मैंने अपना एक पाँव पत्थर पर बैठ के पानी में डुबो लिया। ऐसा लगा मानो संसार के सारे सुख मिल गए हों, शांति सी मेरे हृदय को मिली। तो इसके लिए वो कहती है। अब उसके बाद उन्होंने एक चीज और देखी जो मैं यहाँ बताने का, आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगी। बच्चों, हमें लगता है कि जो पहाड़ी एरिया है बड़ा खूबसूरत है, बड़ी लाइफ जन्नत होती होगी, बड़े खूबसूरत होता होगा। वहां पर महिलाओं को उन्होंने देखा, उन्होंने अपने बच्चों को पीछे कपड़े से बांध रखा है।
कपड़े से बांधा हुआ है, या कोई एक वो आती है डोको, एक टोकरी होती है बड़ी सी, उसमें अपने बच्चे को उन्होंने वहां उसमें बांध रखा है और काम कर रही हैं पहाड़ों पर। बात सोचिए, आपको पहाड़ों पर चढ़ाई करनी पड़े, कितना मुश्किल लगता है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को भी बांध रखा है और वहां से काम कर रही हैं। शायद पत्थर तोड़ रही हैं, या वहां से कुछ सामान लेकर के जा रही हैं, लकड़ियां चुन रही हैं, जानवरों को चरा रही हैं। वो महिलाएं जो है वहां की बहुत ज्यादा मेहनती दिखाने का कोशिश किया गया कि देखिए एक माँ है, उसने अपने बच्चे को भी पाला है, वो अपने घर को चलाने के लिए मेहनत भी कर रही है। ये इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है जितना मैं आपको बता पा रही हूँ। शायद इतना इजी तो बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल है वहां की लाइफ में सरवाइव करना, वहां पे अपने आप को उस माहौल में बिठा पाना। लेकिन महिलाएं खुश हैं, वो कर रही हैं, जैसा माहौल उनको मिला है ना, उसको वो प्यार है उन्हें वहां से। तो कहते हैं ना, अपनी जन्मभूमि से सबको प्यार होता है, शायद ऐसा ही कुछ उनके साथ। उन्हीं से कह दिया जाए चलो प्लेन में जाके रहो, तो जरा कहकर देखिए, बिल्कुल नहीं आएंगी वहां से। सुना है ना, हिम का वासी जो रहता है नित हाँफ हाँफ कर, और वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। तो ऐसा कुछ है, अपनी मातृभूमि से सबको प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो इसके लिए हम इस पर डिस्कस करेंगे कि भाई कितनी मेहनती हैं वो महिलाएं जिन्होंने अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बांध रखा है कपड़े से उस टोकरी में, और खुद पत्थर तोड़ रही हैं। गर्मी भी है, मौसम बरसात भी है, लेकिन उनका कार्य रुकता नहीं है। अब आप सोचिए, जो वो पत्थरों को तोड़ करके पर्वतों पर जो सड़कें बनाई गई होंगी, कितनी कितनी मुश्किल लगी होगी, जरा प्रैक्टिकली सोचिए, है ना असंभव, लेकिन उसको संभव कर दिखाया है वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ के पुरुषों ने, जिन्होंने अथक मेहनत की है, जो सराहनीय है। उसके बाद वो देखती है ना, वो दुखी हो जाती है। कौन दुखी हो जाती है? जो लेखिका है, मधु काकड़िया है। उन महिलाओं को इतनी मेहनत करते हुए, पत्थर तोड़ते हुए, हाथों में हथौड़े लिए हुए दुखी हो जाती है। तो जितेंद्र नारगे उनको बताते हैं, जो उनके गाइड है, कि अरे मैडम क्या देख रही हो, देश की जनता है, ये तो आपके अपने यहाँ भी मिल जाएगी। कमेंट है एक कि ऐसी जनता मेहनत करती हुई, पत्थर तोड़ती हुई हर जगह है। पूरे भारत में कहीं ना कहीं ये निम्न वर्गीय लोग अपने जीवन यापन करने के लिए कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, ये तो हर जगह मिल जाते हैं। इनको मत देखिए, आप जो देखने आई हैं वो दृश्य देखिए, उन पहाड़ी खूबसूरत नज़ारों को देखिए, जिनको देखने के लिए आप इतना पैसा वहां से लगा कर आई हैं, राइट। तो और तब लेखिका तभी मन में सोच ही रही है कितना मुश्किल है। तभी उन्होंने देखा एक ठठाका सा गूंजा, हंसी का। उन्होंने देखा वो जो सारी महिलाएं हैं किसी बात पे जो खड़ी थी, पत्थर तोड़ रही थी, बहुत जोरों से हंस पड़ी है। वो कहती, मुझे ऐसा लगा मानो यहाँ पर कोई फूल खिल गया हो, कहीं से कोई हंसी एकदम गूंजी ना, खिलखिलाकर जब वो हंसी, तो लेखिका कहती है कि मुझे लगा जीवन लहरा गया। यानी वो खुश है, प्रसन्न है, कार्य को करने में भी खुश है। तो लेखिका के मन में जो एक दुख आया, वो शायद वहीं पर बह गया, छट गया, दुख के बादल हट गए। उसके बाद उसने, जब वो जा रही थी, पहाड़ी रास्ते को तय कर रही थी, उन्होंने पहाड़ी बच्चों को देखा जो स्कूल के लिए अपना बस्ता टांगे हुए और चढ़ाई कर रहे हैं। तो नारगे ने बताया उनको, जितेंद्र नारगे ने, कि मैडम यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर ऊपर स्कूल है, वहां पर इनको जाना पड़ता है। आमतौर पे हमें लगता है बड़ा खूबसूरत जीवन है इन पहाड़ों का, इन बच्चों से पूछो जो पढ़ने के लिए कई कई किलोमीटर चढ़ाई करके जाते हैं, और आप हम जैसे लोगों से लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं कि उनको पैदल ना चलना पड़े। और उसके बाद जब वो आते हैं तो अपनी माँ के साथ लकड़ियाँ लेकर आते हैं, पशुओं को चारे का अरेंजमेंट करते हैं। तो जीवन जो है, कहीं ना कहीं वो लोग जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, उसको जीने के लिए परेशानी भी है लाइफ में उसको, वो लेकिन वो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये भी लेखिका को उन्होंने बताने का प्रयास किया है।